हेलो एवरीवन। राजस्थान जुडिशरी सर्विस में जो हम माइनर एक्ट को कवर कर रहे हैं, रिवीजन क्लास चल रही है एक तरह से, जिसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सेक्शन को डिस्कस किया जा रहा है। कौन कौन से सेक्शन हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं, या ऐसे कौन कौन से सेंटेंस हैं उस सेक्शन के अंदर जो कि जिसमें से ऑप्शन बनता है एग्जाम का। तो आज हम कवर कर रहे हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को। तो चलो स्टार्ट कर। आज का माइनर एक्ट है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो आपको स्टार्ट करनी है, वो पहला चीज तो आप ये देखो कि इस एक्ट को प्रेसिडेंट की असेंट कब मिली थी? 31 दिसंबर 2015 को। उसके बाद आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो एक्ट है ना, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, तो इसका ऑब्जेक्ट आप समझना कि ये एक्ट क्यों बनाया गया था, मेन इसका फंडामेंटल क्या था, क्या उसकी ऑब्जेक्टिव थी, क्या माइंड में रखा गया था इस एक्ट को डेवलप करने से पहले। तो चिल्ड्रन, अगर कोई बच्चा कुछ ऐसा एक्ट कर दे जो कि वो एक तरह से कह सकते हो एक ऑफेंस कर दे, या उसके साथ ऑफेंस हो, उसको बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए हो, तो ये एक ऐसा एक्ट था जो कि बच्चे को, एक चाइल्ड को माइंड में रख के बनाया गया है ना। तो इसमें केयर एंड प्रोटेक्शन भी इंक्लूडेड है, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, इस लाइन को थोड़ा ध्यान रखना। कई बार यहां से भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है या ऑप्शंस फ्रेम हो जाते हैं, ताकि आप क्या है कि अगर आपको ऑप्शंस भी पता हो ना कि यहां से फ्रेम हो रहा है, ये वाला सेंटेंस से फ्रेम हो रहा है, तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो और अपना मेन एलिमिनेशन एक मेथड यूज करके आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करो और फिर आप एबीसीडी में से एग्जैक्ट तक पहुंच जाओगे। जरूरी नहीं है कि हर चीज याद करी हो। तो ये एक्ट है जो कि इसने क्या किया, इस एक्ट ने कंसोलिडेट कर दिया, इकट्ठा कर दिया अलग अलग चिल्ड्रन से रिलेटेड एक्ट हो कहीं पे। तो क्या कर दिया, चिल्ड्रन एलेज टू एंड फाउंड टू बी इन कंफ्लिक्ट with law and children in need of care and protection by catering to their basic need through proper care। तो या तो उस बच्चा जो है वो लॉ के साथ कॉन्फ्लिक्ट में हो, मतलब लॉ के अगेंस्ट काम करके बैठ गया हो, या फिर ऐसा बच्चा जो कि किसी केयर एंड प्रोटेक्शन की नीड में हो, उसको जरूरत हो। तो इस तरीके से ये एक्ट का बेसिक फंडामेंटल है। ये कहां से आया है कि इसका बेसिक नींव कहां पड़ी थी? तो बेसिक इसका हम बेस कह सकते हैं कि 11 दिसंबर 1992, तो ये कन्वेंशन हुई थी, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया था, और इसको एक्सेप्ट करने के बाद ये कन्वेंशन थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उसमें सोचा गया था, माना गया था कि हाँ, बच्चों के अगेंस्ट ऐसे कुछ ऑफेंस होते हैं और हमें ऐसा कुछ स्टैट्यूट बनाना चाहिए या लॉ बनाना चाहिए जो बच्चों को प्रोटेक्ट करे, या किसी बच्चे से अगर कुछ गलती हो जाए तो एक बेसिक, एक फंडामेंटल होने चाहिए, एक प्रोसेस होना चाहिए कि उस बच्चे से अगर कुछ ऑफेंस हो जाता है तो इसको कैसे नॉर्मल दूसरे बड़े लोगों की तरह ट्रीट ना करके उसको एक अलग प्रोसीजर अपनाया जाए, जुडिशियल प्रोसीजर, ताकि वो बच्चा एक हार्डकोर क्रिमिनल लोगों से ना मिल पाए। अगर उसको वैसे ही बड़े आदमी की तरह ट्रीट करने लग गए ना, फिर तो यार आप उसको एक हार्डकोर क्रिमिनल के साथ खड़ा कर दोगे सेम जेल में, वो फिर बच्चा सुधरने की जगह क्या पता कल को और बड़ा क्रिमिनल बन जाए। तो फंडा ये था। अब इसमें आप आ जाओ पेज नंबर नेक्स्ट पे। आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कन्वेंशन है, तो इसमें अलग अलग चीज हमने देखी कि एक कन्वेंशन से रिलेटेड ही है ये चीज। इसमें टेकिंग इनटू कंसीडर द स्टैंडर्ड, इस कन्वेंशन में प्रिस्क्राइब्ड इन द कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चिल्ड्रन, यूनाइटेड नेशन स्टैंडर्ड मिनिमम रूल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस, इसको बीजिंग रूल भी कहते हैं। तो आप इसको थोड़ा लाइन पढ़ लेना, हे कन्वेंशन कब की है, 93 की, बीजिंग वाली कब की है। तो ये सब चीजें हैं, इसको एक बार आप गो थ्रू करना। तो अब आ जाओ चैप्टर 1 पे। चैप्टर 1 का सेक्शन 1 पे इंपॉर्टेंट है सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 क्या कहता है कि ये कब
एनफोर्समेंट में आएगा, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना है। और कंटेन एंड द लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्स शैल अप्लाई टू ऑल द मैटर्स। तो जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है आपका, चाहे कहीं पे कुछ भी लिखा हो बच्चों से रिलेटेड, जो ये है सबसेक्शन 4, ये अप्लाई होगा हर जगह पे, ऑल मैटर्स जो बच्चों से रिलेटेड हो। कैसे, क्या क्या, अगर बच्चे को अप्रीहेंशन हो, पकड़ा जाए, डिटेंशन कर दी, प्रोसिक्यूट कर रहे हो, पेनल्टी देना हो, इम्प्रिजनमेंट की बात आ गई हो, रिहैबिलिटेशन की बात आ गई हो, सोशल इंटीग्रेशन की बात आ गई हो, तो हर जगह ये चीज इसको इंक्लूड करता है। या ये एक तरह से एक्ट में क्या है, प्रोसीजर और डिसीजन है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस भी मिलेंगे आपको, सेक्शन मिलेंगे जो बच्चों के अडॉप्शन से रिलेटेड होंगे, या फिर रिहेबिलिटेशन के। रिहेबिलिटेशन मतलब फिर से उस बच्चे को उस सोसाइटी में लाना, नॉर्मल एक जो है ना नॉर्मल धारा में लाना, जो कि नॉर्मल दुनिया चल रही है, बच्चा खाए मतलब अपना कमाए, जिंदगी बसाए, तो ये सब चीजों के उस पे है। री इंटीग्रेशन देखो यहाँ पे, री इंटीग्रेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ द चिल्ड्रन, तो इस जगह अप्लाई होता है। सेक्शन 2 पे आ जाओ, जो कि है डेफिनेशन। तो इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपको ध्यान देना है। एक है सबसेक्शन 1 अबेंडेंड चाइल्ड। ऐसा अबेंडेंड चाइल्ड का देखो डेफिनेशन आप पढ़ो, उससे पहले क्या समझोगे। अबेंडेंड मतलब जिसको छोड़ दिया गया। तो डिजर्टेड, चाहे बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने डिजर्ट किया हो, या एडॉप्टिव ने किया हो, या गार्जियन ने कर दिया हो, तो ऐसे बच्चे को कहते हैं अबेंडेंड चाइल्ड। फिर आ जाओ एडॉप्शन पे। एडॉप्शन का मतलब क्या होता है। तो एडॉप्शन का मतलब होता है प्रोसेस जिसके थ्रू कोई दूसरे पेरेंट्स, चाहे वो कोई भी हो सकते हैं, पेरेंट्स तो बाद में बनेंगे एडॉप्ट होने के बाद, तो कोई ऐसे पर्सन जो कि आपको एज अ गार्जियन थे, या आपके कोई रिलेटिव थे, अब आपको अडॉप्ट कर लेंगे कि हम इसके अब एज अ पेरेंट्स, लीगल पेरेंट्स की तरह बिहेव करेंगे। तो अब आप फिर क्या हो जाता है, वो बच्चा अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से अलग होके एक लीगल पेरेंट्स के पास चला जाता है। तो एडॉप्शन के ऊपर देख लेना। उसके बाद आ जाओ जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इंपॉर्टेंट सेक्शन उसके बाद है सेक्शन 10 बोर्ड। बोर्ड का मतलब क्या है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। उसके बाद सेंट्रल अथॉरिटी, सेक्शन सबसेक्शन 11 क्या कहता है। सेंट्रल अथॉरिटी कौन सी है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया गया है उसको, कि भाई ये अथॉरिटी होगी, तो उसको कहते हैं सेंट्रल अथॉरिटी। उसके बाद आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लेना। चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब है जो कि बच्चा 18 साल से छोटा हो। ये इंपॉर्टेंट है, आप देखो सब सेक्शन 17 चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, और सेक्शन सब सेक्शन 18 भी है चाइल्ड वेलफेयर। ये वेलफेयर ऑफिसर, ये वेलफेयर पुलिस ऑफिसर, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना 17 और 18 में। 22 में देखो, 22 इंपॉर्टेंट है। कमेटी दे रखा है। कमेटी क्या होती है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को कमेटी बोला जाता है। तो इस सेक्शन, इस एक्ट के अंदर, स्टैट्यूट के अंदर कहीं भी कमेटी लिखा हो तो उसका मतलब समझना चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है। तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी कहां मिलेगी आपको, सेक्शन 27 के अंदर। फिट पर्सन देख लेना कौन होता है, ये इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हो सकती है। फिट पर्सन कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, हु ओन्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड। चाइल्ड के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि मैं अब इसको, इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, पढ़ाई लिखाई इसको, अगर कुछ तो और किसी स्पेसिफिक पर्सन पर्पस के रिलेटेड, तो उसको फिट पर्सन कहते हैं। अच्छा, एक ये आ जाओ सबसेक्शन 33, इसमें हीनियस ऑफेंस। तो यहां 3 ऑफेंस के बारे में आप समझ लेना, हीनियस ऑफेंस, पेटी ऑफेंस और सीरियस ऑफेंस। ये तीनों चीज इसके अंदर डिफाइन कर रखी है अपने जुवेनाइल जस्टिस के अंदर। तो हीनियस कौन सा होता है, ये डेफिनेशन है 7 या 7 साल से ज्यादा। जुवेनाइल मींस 18 साल से छोटा बच्चा। ऑर्फन देख लो, इसमें ऑर्फन का मतलब क्या होता है, सबसेक्शन 42 ऑर्फन। ऑर्फन का मतलब है जो बच्चा विदाउट बायोलॉजिकल पेरेंट्स के हो, या अडॉप्टिव पेरेंट्स के हो, या लीगल गार्जियन के हो।
या ऑर्फन वो भी हो सकता है जिसके लीगल गार्जियन इज नॉट विलिंग टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, मतलब अब ध्यान नहीं रखना चाहते उस बच्चे का, लीगल गार्जियन है, भाई बायोलॉजिकल पेरेंट्स ना हो सकते हो किसी बच्चे के, क्या होता बायोलॉजिकल पेरेंट्स का किसी कह सकते हो कि कुछ ऐसा मिस हैपनिंग हो गया जिसकी वजह से वो नहीं है आज इस दुनिया में, लेकिन कोई गार्जियन तो होगा जो उसको संभाल रहा होगा, तो लीगल गार्जियन भी अगर क्या नाम है संभालने से मना कर दे तो वो भी ऑर्फन माना जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, सबसेक्शन 2 का क्लॉज 2। ये आ गया देखो पेटी ऑफेंस। पेटी ऑफेंस में क्या होते हैं जिसमें इंप्रिजनमेंट 3 साल तक के लिए हो। प्रोबेशन ऑफिसर 48 सबसेक्शन। अब आ जाओ सीरियस 54। 3 से 7 साल की इंप्रिजनमेंट किसी ऑफेंस में लिखी हो ना तो वो होती है सीरियस, और 7 साल से ज्यादा इंप्रिजनमेंट लिखी हो किसी ऑफेंस में वो हो जाती है हीनियस। अब अपना आ जाता है चैप्टर 2 जनरल प्रिंसिपल ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों का जनरल प्रिंसिपल कौन कौन से यूज कर रखे हैं और बच्चों को, तो ये सेक्शन 3 इज इंपॉर्टेंट जो कहता है जनरल प्रिंसिपल्स। तो ये एक बार आप प्रिंसिपल्स पढ़ के जाना। प्रिंसिपल ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, कि ये प्रिंसिपल हम अपना रहे हैं कि पहले ही प्रिज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे कि बच्चा इनोसेंट ही होगा, उसने ऐसा कोई एक्ट नहीं किया। तो प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी एंड वर्थ, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट इंटरेस्ट, तो ये सब चीजें हैं, आप इनको पढ़ो। प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी मेजर्स, नॉन स्टिग्मेटाइजेशन, ये देखो इंपॉर्टेंट बात, अगर कुछ ऐसा हो गया है ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टिग्मेटाइज कर दोगे। स्टिग्मेटाइज मतलब भाई कोई ऐसा चीज है कि आपके ऊपर ऐसा कुछ दाग लगा देना, या ऐसा भाई ये तो यही है, इसने तो ऐसे किया था, तो इस तरीके से किसी बच्चे के अगेंस्ट कोई ऐसे वर्ड यूज नहीं करना जो प्रॉपर उसके नाम से ही चलने लग जाएगी, फलाना दगड़ा के साथ तो ये है भाई, वो उसका नाम ये है। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, तो ये सारे प्रिंसिपल पढ़ो, इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर 2 सिर्फ इसी के बारे में है कि अलग अलग प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं जुवेनाइल से रिलेटेड। अब आ जाओ चैप्टर 3, इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या है, चैप्टर 3 का नाम डिस्कस एक बार याद कर लेना कौन सा है, कई बार इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड चैप्टर 3 में है, सेक्शन 4 से रिलेटेड। इसमें क्या कहा है, ये वाली लाइन देखो, स्टेट गवर्नमेंट कभी भी जैसे कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है, बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है अपने स्टेट के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट में एक या एक से ज्यादा जुवेनाइल बोर्ड वो कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है, बना सकती है। उसके बाद आ जाओ सेक्शन 5। सेक्शन 5 क्या है, प्लेसमेंट ऑफ पर्सन हु सीज टू बी अ चाइल्ड ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। इसमें क्या पढ़ना है, एक ये लाइन जो हाईलाइट कर रखी है मैंने सेक्शन 5 की, और एक ये लास्ट वाली लाइन। कहीं भी इंक्वायरी हो रहा है ना तो उसमें बच्चे को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी, जब इंक्वायरी बैठ गई हो और ये पता चले कि बच्चा अब इंक्वायरी के टाइम 18 साल से ज्यादा हो गया है, तो बोर्ड उस बच्चे को 18 का ही मानेगा या 18 से कम का मानेगा कि भाई हाँ 18 से कम के टाइम में ही सॉरी 18 से कम के टाइम में ही उस बच्चे से ऑफेंस हुआ है, वो 18 से बड़ा नहीं हो जाएगा। ड्यूरिंग अगर वो इंक्वायरी के टाइम में उसका बर्थडे आ गया और वो बच्चा 18 से बड़ा हो गया है तो क्या नाम है, वो अब उसको एक एडल्ट की तरह ट्रीट करके उसको आईपीसी के अंदर ले जाओ, नहीं नहीं नहीं, वो बच्चा बोर्ड उसको चाइल्ड ही मानेगा। सेक्शन 6 के अंदर देखो क्या है, ये जब इंक्वायरी हो रही हो, 5 में है इंक्वायरी, 6 में क्या है, जब बच्चा एप्रीहेंड हो गया हो, पकड़ा गया हो, हु हैज कमिटेड द ऑफेंस व्हेन पर्सन बिलो द 18 ऑफ ईयर। इसमें क्या है, बच्चा 18 साल से कंप्लीट कर गया हो, एंड इज एप्रीहेंडेड, पकड़ा गया हो, ठीक है, लेकिन ऑफेंस पहले हुआ था, तो बेशक ऑफेंस, तो मेन चीज ये देखी जाएगी जब ऑफेंस हुआ था ना, तो उसी टाइम बच्चा अगर 18 से कम का हो तो बच्चा चाइल्ड ही ट्रीट किया जाएगा, बच्चे को बच्चा ही माना जाएगा, बड़ा नहीं हो जाएगा वो। सेक्शन 8 इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, पावर फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड। ये पढ़ के जाना कौन कौन से पावर और फंक्शंस हैं। आप जैसे देखो, ये देखो सबसेक्शन 3 में कौन कौन से पावर एंड फंक्शंस हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इसको एक बार पढ़ जाओ फटाफट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है।
अब आ जाओ चैप्टर 5 में। चैप्टर 5 का नाम ध्यान रखना, प्रोसीजर रिलेटिंग टू चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ। जो बच्चा लॉ के अगेंस्ट कुछ काम कर जाता है ना, ऑफेंस कर जाता है, तो उससे रिलेटेड प्रोसीजर क्या है, ये है। तो एप्रीहेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्शन 10 इंपॉर्टेंट है। एलिस टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, किस तरीके से ये अपना इसमें सेक्शन दे रखा है कि जब एप्रीहेंड हो जाएगा, बच्चे को पकड़ लिया जाएगा, तो क्या प्रोसीजर यूज करना है। इसमें क्या होता है, जैसे हम आईपीसी में, हमने सीआरपीसी में हमने देखा है कि जब पुलिस वाला किसी बंदे को एप्रीहेंड करता है, पकड़ता है, अरेस्ट करता है, तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के आगे प्रोड्यूस करना होता है। इसमें क्या है कि सच चाइल्ड shall be placed under the charge of special juvenile police unit, या अगर स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट ना हो तो कोई ऐसा ऑफिसर हो जिसको जो पुलिस ऑफिसर हो जो जुवेनाइल से रिलेटेड बच्चों को संभालता हो, वो बंदा 24 आवर के अंदर अंदर बोर्ड के आगे उसको प्रोड्यूस करेगा। यहां पे बोर्ड के आगे प्रोड्यूस करना है, ना कि मजिस्ट्रेट के आगे। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन थी। उसके बाद है सेक्शन 12 इज इंपॉर्टेंट, बेल से रिलेटेड है ये। और अभी आपने जो पुणे वाला जो पॉश गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, वो लग्जरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, उससे रिलेटेड है ना। तो उसमें यही चीज है, क्या है, किसी भी बच्चे ने अगर कोई ऑफेंस कर दिया, चाहे वो ऑफेंस बेलेबल हो चाहे नॉन बेलेबल हो, उस बच्चे को रिलीज किया जाएगा बेल पे। अब ये ऐसा लगता है कई बार कि ये बहुत कॉन्फ्लिक्ट वाली बात है कि क्यों करें किसी को हम बेल पे रिलीज। तो अगर आप इसके मेन ऑब्जेक्ट को सोचोगे ना कि हमने ये एक्ट बनाया ही क्यों था, नहीं तो हमारे पास आईपीसी है ही, हम उसी में बच्चे को या किसी भी इंसान को ट्रीट करते, उसको बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल हो, उसको जेल में डालते, नहीं देते बेल, जो भी ये एक्ट बनाया क्यों, एक्ट इसलिए बनाया था। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ना आप ऑब्जेक्टिव को सोचा करो कि हमारा मेन मकसद क्या रहा होगा। तो आपको कई बार क्या है कि नहीं भी पता होगा ना किसी क्वेश्चन के बारे में, तो आप अपना ऑब्जेक्टिव या फंडा क्या था कि ये एक्ट आया, क्यों आया, तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। यार यहाँ ये ऑप्शन ना, क्या नाम है, फंडामेंटल उसके ऑब्जेक्ट ऐसे तो नहीं होना चाहिए कि भाई ये इसलिए क्या नाम है आपने ऑप्शन बना दिया ए, चलो ए ऑप्शन को हटाओ, ये तो ना जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ना के ऑब्जेक्टिव से रिलेट नहीं कर रहा। तो आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हो कि समझो कि ये कारण क्या है, इसमें बच्चे को हमें प्रोटेक्ट करना था। ये नहीं है इसमें बच्चे को हम सजा नहीं देना चाहते थे, बच्चे को प्रोटेक्ट करके उसको फिर से मेन स्ट्रीम में लाना चाहते थे। तो इसलिए इस कई बार क्या है कि ऐसा लगता है कि गलत हो गया, लेकिन गलत नहीं होता, बच्चे को भी बचाना है। कई बार बच्चे से गलती हो जाती है, भाई गलती हो गई तो ऐसा नहीं है कि बस उस बच्चे को फांसी की सजा दे दी जाए, क्योंकि है तो आखिरकार वो बच्चा, क्या पता वो उस चीज को ना समझ पाया हो उस लेवल को कि भाई मैं अपनी लाइफ में गलत कर रहा हूँ, और बाद में उसको समझ में आया कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ। तो ये है सेक्शन 13 इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन टू पेरेंट्स, गार्जियन और प्रोबेशन ऑफिसर। जब भी बच्चा जो है उसको एप्रीहेंड कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है, तो ये इंफॉर्मेशन जो देने की ड्यूटी है किसकी, चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर की। ठीक है, किसको इंफॉर्मेशन, पेरेंट्स को दो, गार्जियन को दो, प्रोबेशन ऑफिसर को दो। सेक्शन 13 इंपॉर्टेंट था। उसके बाद आ जाओ सेक्शन 15। सेक्शन 15 क्या कहता है, अगर किसी केस हीनियस ऑफेंस कर दिया गया हो, किसी बच्चे ने हीनियस ऑफेंस कर दिया है, और वो बच्चा चाहे 18 साल 18 नहीं सॉरी 16 साल 16 साल से बड़ा हो, 16 साल से कंप्लीट कर चुका हो और हीनियस क्राइम कर चुका हो, तो जो बोर्ड है वो कंडक्ट करेगा प्रिलिमिनरी असेसमेंट कि वो बच्चे की मेंटल लेवल क्या था, फिजिकल कैपेसिटी क्या थी, क्या वो उस बच्चे को एक एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाए या नहीं किया जाए। तो इसमें आप ना सेक्शन 15 को समझो, सेक्शन 15 इंपॉर्टेंट है। कहीं भी ये सेक्शन पूछा कि सेक्शन 15 कौन सा है, या ये स्टेटमेंट देने के बाद आपसे पूछ दिया कि सेक्शन के अंदर है, तो ये आपको मिल जाएगा 15 के अंदर, प्रिलिमिनरी असेसमेंट इनटू हीनियस ऑफेंस बाय बोर्ड। अब आ जाओ, इसमें एक प्रोवाइडेड है, प्रोविजो है, क्या है, द बोर्ड शैल टेक असिस्टेंट ऑफ एक्सपीरियंस्ड साइकोलॉजिस्ट या साइकोसोशल वर्कर और अदर एक्सपर्ट की असेसमेंट ले सकते हैं, है ना। बोर्ड को उनको मे टेक लिखा है, मे, जरूरी नहीं है कि लेना है, मे। और उसके बाद आप आ जाओ सेक्शन 16, इसमें इंपॉर्टेंट है, रिव्यू कर सकते हैं ऑफ पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी। तो जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, सीजीएम,
या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, वो हर 3 महीने में उसको एक तरह से रिव्यू करता है कि बोर्ड किस तरीके से काम कर रहा है, क्या पेंडेंसी है केसेस की। तो ये सब किस में लिखा है, सेक्शन 16 में लिखा है ना। तो अब सेक्शन 16 के सेक्शन 18 के उसमें आ जाओ, ऑर्डर रिगार्डिंग चाइल्ड फाउंड टू बी इन कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ। तो इसमें क्या क्या ऑर्डर दे सकते हैं, तो ये ऑर्डर दे सकते हैं। चाइल्ड को क्या नाम है, बेल तो मिल जाएगी, हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले एक सेक्शन देखा हमने कि बेल, चाहे वो बेलेबल ऑफेंस हो या ना हो। ये देखो अभी दिखाते हैं आपको, ये रहा सेक्शन 12। अब यहाँ पे देखो क्या ऑर्डर दे सकता है 18 में। तो जैसे कहते हैं बच्चे से लेटर क्यों लिखवा दिया, तो आप इस चीज को समझो, ऐसे लिखवाने के लिए बोल दिया था ना जज साहब ने। ठीक है, अब हमें बहुत ध्यान से इस चीज को भी सोचना पड़ेगा कि ऐसे लिखवा दिया तो बहुत गलत है। वो बच्चा है, अगर उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास मीडिया ट्रायल हो जाता है, कई बार बहुत जल्दी हम जज कर लेते हैं, बोर्ड के पास टाइम है कि वो इंक्वायरी करे। अगर 16 साल से बड़ा बच्चा है, उसकी मेंटल फिजिकल लेवल क्या है। अगर बड़ा है उसका मेंटल फिजिकल लेवल जो समझ सकता है, तो हम उसको थोड़ा एडल्ट की तरह ट्रीट करेंगे। तो इस चीज में पता तो चलने दो एक बार वो कैसा है कैसा नहीं है। चाहे फिर वो ऑफेंस बेलेबल करे नॉन बेलेबल करे, जजेस और कोर्ट, हमारा ये सिस्टम जो हमारे एक्ट जो कहता है कि बच्चे को बेल दे देनी चाहिए। अगर बेल दे देनी चाहिए तो क्या ऑर्डर देते टाइम एक जज साहब कहते हैं कि आप कुछ सोशल वर्क करो या कुछ आप ऐसे लिखो, कुछ ऐसे करो, ऐसे एक वो एक तरह से एडिशनल काम है, एडिशनल पनिशमेंट कह लो, बच्चे को थोड़ा सा कुछ काम करने के लिए दे दो। अदरवाइज तो बेल मिलनी थी। बेल का मतलब मिलना ये नहीं होता कि केस खत्म हो गया। ट्रायल चलेगा, पनिशमेंट मिल सकती है उस बच्चे को, लेकिन बेल का मतलब ये होता है कि आपको अभी जेल के अंदर नहीं भेज रहे। क्यों नहीं भेज रहे जेल के अंदर, बेल क्यों देना कंपलसरी किया, वही सेम बात, क्योंकि क्या पता वो बच्चा कल को और ज्यादा हार्डकोर क्रिमिनल से मिले और वो फिर बच्चा कभी भी उसके पास एक ऐसा रास्ता ना हो कि वो एक नॉर्मल लाइफ जी पाए। इसलिए बेल दे दो, घर जाके पेरेंट्स में वो समझे गलती हो गई, तो बेल का मतलब ये है। बाकी ट्रायल चलेगा, केस चलेगा। तो चाइल्ड को क्या नाम है, कुछ ऑर्डर दे सकते हैं टू परफॉर्म कम्युनिटी सर्विस या अदर सुपरविजन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा बच्चे को दिया जाए। और देखो जी के अंदर क्या है, डायरेक्ट कर सकते हैं बच्चे को कि आप उसको स्पेशल होम भेज दिया जाए। 3 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए स्पेशल होम से रिगार्डिंग चीजें, कि 3 साल से ज्यादा स्पेशल होम के अंदर नहीं रहेगा। सेक्शन 19 पावर ऑफ चिल्ड्रन कोर्ट। चिल्ड्रन कोर्ट की क्या पावर है, 19 को एक बार पढ़ लेना, ये वाली लाइन, ये 2 लाइन है सबसेक्शन 1 के अंदर, क्लॉज 1। तो आफ्टर द रिसीप्ट ऑफ, जब भी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट मिल जाएगी तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि देयर इज अ नीड टू ट्रायल ऑफ द चाइल्ड एज एन एडल्ट सीआरपीसी के अकॉर्डिंग। जब भी बोर्ड की तरफ से प्रिलिमिनरी असेसमेंट रिपोर्ट मिलेगी तो चिल्ड्रन कोर्ट डिसाइड करेगा कि अब वो बच्चा एक एडल्ट की तरह ट्रीट हो या ना हो। सब सेक्शन 3 इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार पढ़ना। क्या कहता है, चिल्ड्रंस कोर्ट शैल, यहां शैल लिखा है देखो, ensure the child who is found to be in conflict of law is sent to a place of safety till attain the age of 21। 21 साल तक भी हमें उस बच्चे को थोड़ा ये ध्यान रखना है कि वो थोड़ा ऐसी जगह भेजे जाए, सीधा मेन जेल में ना भेजा जाए। हाँ, उसके बाद 21 साल से बड़ा होने के बाद वो बच्चा फिर ट्रांसफर टू जेल कर सकते हैं। सेक्शन 21 क्या कहता है, ऑर्डर है क्या, मे नॉट बी पास्ड अगेंस्ट द चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट, ऐसा कोई भी ऑर्डर, द नो चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट ऑफ लॉ शैल बी सेंटेंस टू डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो कोई भी ऐसी सेंटेंस ना दे देना कि किसी बच्चे को डेथ की, फांसी की सजा हो जाए या उम्र कैद हो जाए। 23 क्या कहता है, 23 में ये लाइन इंपॉर्टेंट है, देयर शैल बी नो जॉइंट प्रोसीडिंग। एक बच्चा भी पकड़ा गया है, मान लो 1-2 लोगों ने ऑफेंस कर दिया, सेक्शन 23 के अंदर है, 2 लोगों ने ऑफेंस कर दिया, मान लो 2 या 2 से ज्यादा किसी ने भी, वो एक इंसान तो 18 साल से बड़ा था, एडल्ट था, और ये बच्चा था, तो दोनों को सेम ट्रायल नहीं होगा कि दोनों एक ही जज के आगे एक ही कोर्ट के अंदर ट्रायल हो रहा है। इसका जुवेनाइल की तरह ट्रायल हो, इसका बड़े की तरह ट्रायल हो।
तो ये दोनों आप चीज को समझो। ये कहां लिखा है? सेक्शन 23 के अंदर। सेक्शन 26 इंपॉर्टेंट है। क्या है? प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू रन अवे चाइल्ड। कोई बच्चा भाग गया हो तो पुलिस ऑफिसर में टेक द चार्ज ऑफ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ हु हैज रन अवे फ्रॉम स्पेशल होम। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखो। ये भी देखो सबसेक्शन 2 क्या कहता है। 24 घंटे के अंदर प्रोड्यूस करना है बिफोर द कोर्ट और इन द ओरिजिनल। तो आप एक बार देख लेना। चैप्टर 5 है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के बारे में। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी सेक्शन 27 के अंदर है। स्टेट गवर्नमेंट, इसको क्या नाम है आप समझो कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आप इशू करके एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को बनाती है। तो कमेटी के अंदर क्या कौन कौन होते हैं? चेयरपर्सन होता है और 4 अदर मेंबर्स होते हैं, ठीक है, और जिसमें एटलीस्ट एक वुमेन होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। आप सबसेक्शन 4 देखो। जो भी बंदा अपॉइंट हो रहा है मेंबर कमेटी का, वो किस किस डिपार्टमेंट या उनका जो काम है किस प्रीवियस डिपार्टमेंट में रहा हो, तो वो हो सकता है हेल्थ, एजुकेशन, वेलफेयर एक्टिविटी परटेनिंग टू चिल्ड्रंस, कम से कम 7 साल या उससे ज़्यादा से वो जो मेंबर होगा वो उस चीज़ में हेल्थ, एजुकेशन, वेलफेयर एक्टिविटी उनसे रिलेटेड 7 साल से काम कर रहा हो। और जो इनका पीरियड है सबसेक्शन 6, जब वो अपॉइंट हो जाएंगे मेंबर तो 3 साल से ज्यादा उनका मेंबर का टेन्योर नहीं रहना चाहिए। सेक्शन 28 क्या कहता है? इज रिलेटेड टू प्रोसीजर इन रिलेशन टू कमेटी। कमेटी का क्या प्रोसेस रहेगा, है ना? तो कमेटी शैल मीट, कमेटी मीट करेगी, हमेशा मिलेगी, मीटिंग करेगी अपनी एटलीस्ट 21 डेज में, हर महीने के, है ना? तो 21 डेज इन अ मंथ, और ऑब्जर्व करेगी रूल प्रोसेस कैसे क्या चीज करनी है। और कोई भी केस वेस डिस्पोजल करना है तो कमेटी के पास कम से कम 3 मेंबर हों उस टाइम। सेक्शन 30 क्या कहता है? पावर एंड फंक्शन ऑफ कमेटी, टेकिंग कॉग्निजेंस एंड रिसीविंग ऑफ द चिल्ड्रन प्रोड्यूस बिफोर इट। तो ये चीज आप पढ़ के देखो सेक्शन 30। चैप्टर 6 पे आ जाओ। चैप्टर 6 का सेक्शन 31 इंपॉर्टेंट है, जो कहता है प्रोडक्शन बिफोर कमेटी, एनी चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर। ये चैप्टर ज्यादातर रिलेटेड है चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, जिन बच्चों को जरूरत है। तो जो भी बच्चों की जरूरत है, जिन बच्चों को भी जरूरत है एक कमेटी की जो उनको संभाल सके कि भाई अब मैं बहुत जरूरत में हूँ, लीगली मेरे को हेल्प करो, बचाओ, समझाओ, तो उन बच्चों को प्रोड्यूस करो बिफोर कमेटी इन एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। नेमली कौन कौन कर सकता है? पुलिस ऑफिसर, पब्लिक सर्वेंट। तो इस तरीके से ये ध्यान रखना है, आप इसको एक बार पढ़ लेना। सेक्शन 32 ये किससे रिलेटेड है? एनी इंडिविजुअल और पुलिस ऑफिसर या फंक्शनरी, ठीक है। मैंडेटरी रिपोर्टिंग रिगार्डिंग चाइल्ड फाउंड सेपरेटेड फ्रॉम गार्जियन। गार्जियन से अलग अगर कोई ऐसा चाइल्ड मिलता है तो उसकी मैंडेटरी रिपोर्टिंग करनी है किसी भी इंसान को या पुलिस पर्सन को जो कि उसको मिलता है। अब आ जाओ सेक्शन 36 जो कि रिलेटेड है इंक्वायरी से, है ना? तो इसमें प्रोविजो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि हर एक चिल्ड्रन जो कि 6 साल से छोटा हो और ऑर्फन हो, सरेंडर कर रखा हो, छोड़ रखा हो, अबेंडन हो, शैल बी प्लेस्ड इन स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी के अंदर उसको रखा जाएगा। सोशल इन्वेस्टिगेशन शैल बी कंप्लीट विद इन 15 डेज। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, 15 दिन के अंदर सोशल इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाए किसी बच्चे से रिगार्डिंग। सेक्शन 37 क्या कहता है? ऑर्डर पास्ड रिगार्डिंग अ चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। तो जब भी कोई भी कमेटी सोशल ये है SIR रिपोर्ट ना, सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, तो वो जब सबमिट हो जाएगी वेलफेयर ऑफिसर के पास, उसके बाद ही कोई भी ऑर्डर पास किया जाएगा। एक बार पहले चाइल्ड वेलफेयर जो कमेटी है उसको ये पता तो चले कि किस तरीके से रिपोर्ट के अंदर लिखा क्या है, तो उसके बाद ही कोई ऑर्डर पास करने में
उसको एक अच्छा ऑर्डर पास किया जा सकता है, हेल्पफुल ऑर्डर पास किया जा सकता है, किसी बच्चे को जो मदद कर सके, ऐसा ऑर्डर पास किया जा सकता है। तो 38 इंपॉर्टेंट है, प्रोसीजर फॉर डिक्लेयरिंग चाइल्ड लीगली फ्री फ्रॉम फॉर अडॉप्शन। तो ये इसमें देख लो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से क्वेश्चन बन रहा है कई बार। तो कैसे लीगली फ्री कोई भी कमेटी डिक्लेयर करेगी हाँ ये लीगली बच्चा फ्री है, इसको कोई भी अडॉप्ट कर सकता है। तो प्रोवाइडो क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, 2 महीने के अंदर अंदर ये चीज करनी है। अगर बच्चा जो है shall be made within a period of 2 months from the date of production of child for a child who are up to 2 year। 2 साल तक अगर कोई बच्चा है ना, तो 2 महीने के अंदर अंदर, अगर वो बच्चा 2 साल से बड़ा है तो 4 महीने के अंदर अंदर ये आप डिक्लेयर कर दोगे कि ये बच्चा इज फिट, लीगली फिट, फ्री है फॉर अडॉप्शन। ज्यादा टाइम नहीं लगाना, अगर छोटा बच्चा है बिल्कुल 2 साल का है तो 2 महीने के अंदर अंदर काम करो। सबसेक्शन 4 देखो, डिसीजन टू डिक्लेयर ऑर्फन, अबेंडेंड और सरेंडेड चाइल्ड एज लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन शैल बी टेकन बाय एटलीस्ट 3 मेंबर। 3 मेंबर इसमें इस चीज को ध्यान देंगे, ये इंपॉर्टेंट पढ़ लेना। अब आ जाओ सेक्शन 39, प्रोसेस है इसके अंदर रिहेबिलिटेशन का और रीइंटीग्रेशन का, ये पढ़ लेना एक बार। रिस्टोरेशन और प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड में रिस्टोरेशन का मतलब क्या है, रिस्टोरेशन किसके पास करनी है, रिस्टोरेशन करनी है पेरेंट्स के पास, अडॉप्टिव पेरेंट्स हो, फॉस्टर पेरेंट्स हो, गार्जियन हो, फिट पर्सन हो, कोई भी। और इसके अंदर है रजिस्ट्रेशन ऑफ, जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन हम बनाते हैं तो उसको रजिस्टर भी किया जाएगा ना, किसी स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में, कोई भी हो सकती है। तो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एक क्या नाम है, एक इंस्टीट्यूट आपने देखा होगा अपने काफी डिस्ट्रिक्टों में, उसमें क्या होता है बच्चों को रखा जाता है, बाल गृह टाइप कहते हैं ना जिसको, बाल गृह। तो उसमें क्या है, स्टेट गवर्नमेंट उसको करती है, या कई लोग अपने खुद से भी कर सकते हैं, या एनजीओ भी हो सकता है कोई। तो अब इसमें क्या है, लेकिन इसको रजिस्टर करवाओ इन सबको कि हम एक चाइल्ड वेलफेयर या चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है अपने आप में। अब ये इंस्टीट्यूट अगर जब आप रजिस्टर करवाते हो तो ये 5 साल के लिए रजिस्टर होगा, उसके बाद हर 5 साल के लिए इसका रिन्यूअल होगा। सेक्शन 42 क्या कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेनल्टी है कि भाई आप रजिस्टर ना कराओ, रजिस्ट्रेशन ना कराओ अपने वेलफेयर इंस्टीट्यूशन का, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन का, तो इसमें 1 साल तक के लिए सजा मिल सकती है और 1 लाख रुपए या दोनों चीज हो सकता है। 43 में ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ओपन शेल्टर के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट भी एस्टेब्लिश कर सकती है कोई ओपन शेल्टर, और सेल्फ फंक्शन एज अ कम्युनिटी बेस्ड फैसिलिटी फॉर चिल्ड्रन इन नीड ऑफ रेसिडेंशियल सपोर्ट, रहने के लिए। तो ओपन शेल्टर है, वहां बच्चा आके रह सकता है। सेक्शन 46 देख लो एक बार, इंपॉर्टेंट है ये लाइन, इंपॉर्टेंट है इसमें। आफ्टर केयर ऑफ चाइल्ड लिविंग द चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, मतलब कोई बच्चा 18 साल से बड़ा हो जाता है ना, तो वो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन को अब जाके एक अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ऑन कंप्लीशन ऑफ 18 साल से बड़ा होने के बाद अब उसको वहां रहने की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल अपनी एक आम जिंदगी में जाके नौकरी करेगा, खाएगा, कमाएगा। तो अब वो क्या है कि इस तरीके से आप इस चीज को समझो। स्पेशल होम कहाँ डिस्कस किया हुआ है 48 में, ये इंपॉर्टेंट है। प्लेस ऑफ सेफ्टी कहाँ है, 49 में है, स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करती है वन प्लेस एज अ सेफ्टी प्लेस, इस लाइन को आप पढ़ लेना। उसके बाद इंपॉर्टेंट देखो, फिट पर्सन सेक्शन 52, बोर्ड या कमेटी, ठीक है, आप वेरिफिकेशन के बाद रिकॉग्नाइज करता है किसी को एज अ फिट पर्सन। सेक्शन 54 इंपॉर्टेंट है, इसमें ये सबसेक्शन 2 कि ये मैंडेटरी है, विजिट करना हर फैसिलिटी जहां भी हाउसिंग चिल्ड्रन हो वहां पे जाना 3 महीने में 1 बार। चैप्टर 8 इंपॉर्टेंट है, अडॉप्शन से रिलेटेड। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से बनता है कि चैप्टर 8 किसके बारे में डिस्कस करता है। तो सेक्शन 56 एडॉप्शन से रिलेटेड है, इसका सबसेक्शन 3
और सबसेक्शन 4 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहां ये देखना सेक्शन 57 के सबसेक्शन 4 में क्या लिखा है, सिंगल मेल किसी भी गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो स्पेशलाइज्ड एजेंसी होती हैं जो कि प्रिपेयर करती हैं कि कहाँ कौन से हाउस में उनको भेजना है। सेक्शन 59 देख लो, प्रोसीजर फॉर इंटर कंट्री अडॉप्शन, कहाँ लिखा हुआ है, इंटर कंट्री, दो कंट्री के बीच में आपस में, सेक्शन 59 में है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, जब भी सेंट्रल अथॉरिटी की तरफ से बच्चा ऐसे हो जाए कि आप ले जा सकते हो, सब सेक्शन 7 में देख लेना, जब भी एक्सेप्टेंस रिसीव होती है चाइल्ड में कि भाई आप ले जा सकते हो, तो अडॉप्ट किया जा सकता है। प्रोसीजर क्या है, इंटर कंट्री रिलेटिव अगर अडॉप्शन करें तो वो सबसेक्शन 60 के अंदर दिया गया है। कोर्ट नहीं, खाली एक कोर्ट से ऑर्डर ले लेना होता है। जब भी आपको एनओसी मिल जाएगी अथॉरिटी से, तो आप कोर्ट से ऑर्डर ले लो और वो जाके सीधा अडॉप्ट हो जाते हैं बच्चे। अगर कोई रिलेटिव लेना चाहता है तो जल्दी हो जाएगा। सब सेक्शन सेक्शन 61 देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें तीनों लाइन पढ़ लेना कि कोर्ट प्रोसीजर क्या है बिफोर इशूइंग द अडॉप्शन ऑर्डर। ऑर्डर अडॉप्ट होने से पहले कोर्ट को ध्यान रखना है कि अडॉप्शन जो है वेलफेयर ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड के वेलफेयर के लिए हो रहा है, उसकी मदद के लिए हो रहा है। पॉइंट बी, ड्यू कंसिडरेशन इज गिवन टू विशेस चाइल्ड, चाइल्ड के विश को भी पूछा गया है कि हाँ बच्चे आप जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते। पॉइंट सी, नीदर द प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स हैज टू गिवन और एग्रीड टू गिव नॉर द स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी इतना और रिलेटिव रिसीव एनी पेमेंट रिवार्ड इन कंसिडरेशन ऑफ अडॉप्शन। कुछ ऐसे पेमेंट वेमेंट की बात नहीं है कि हाँ आपने बच्चा दे दिया तो लो पैसे। तो ये तीनों चीजों को थोड़ा ध्यान रखना है। सेक्शन 65 इंपॉर्टेंट है, स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसीज के बारे में यहाँ डिफाइन किया गया है या डिस्कस किया गया है। ये है सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी रिकॉग्नाइज करे किसी भी इंस्टीट्यूट को एज अ स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी, तो सब सेक्शन 1 पढ़ लेना एक बार, इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 68 सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, ये एक बार आप पढ़ो इसके बारे में, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। और कहाँ कहाँ से चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अब आ जाओ चैप्टर 9। चैप्टर 9 इंपॉर्टेंट है जो कि है अदर ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के खिलाफ कोई ऑफेंस लिखा हुआ है। सेक्शन 74 कि आप बच्चों की कोई भी आइडेंटिटी रिवील नहीं करोगे, न्यूज मीडिया पुलिस वाले रिवील नहीं करेंगे कि बच्चा कौन था जिससे कुछ ऑफेंस हो गया हो। तो ये ध्यान रखना है, 74 के अंदर है, कोई भी रिपोर्ट न्यूज़पेपर में ना आए। सेक्शन 75 पनिशमेंट, सेक्शन 75 ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। पनिशमेंट, अगर बच्चे के साथ आप क्रूएल्टी करते हो तो इस सेक्शन को एक बार पढ़ लेना। ये जो मैंने हाईलाइटेड कर रखे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इनको एक बार आप पढ़ के जाओ। सेक्शन 76 किसके बारे में है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड बेगिंग, भीख मांगने के लिए अगर कोई बच्चे को एम्प्लॉय करता है, मतलब रखता है कि चल भाई अब तेरे को मैं तेरे से भीख मंगवाऊंगा, तो उसको 5 साल तक की सजा हो सकती है। सेक्शन 77 इंपॉर्टेंट है, इसका सेक्शन का बस ये नाम पढ़ो, पेनल्टी अगर किसी बच्चे को आप इंटॉक्सिकेशन या लिकर दे रहे हो तो यही है सेक्शन 76 77 जो वहाँ पुणे वाले केस में यूज किया गया है कि बच्चे को जो बार ओनर था, जहाँ वो क्लब में या रेस्टोरेंट में, जहाँ हम कह सकते हैं कि वह बच्चा अपने आप से वो दारू पी रहा था नहीं पी रहा था, जो भी बात है, तो वहाँ पे उस बार ओनर को भी बुक किया गया है अंडर सेक्शन 77 कि आपने ये चीज बच्चे तक पहुँचने दी, एक ऐसी चीज जो कि ड्रग्स के रूप में, लिकर के रूप में आती है अपने आप में। सेक्शन 81 इंपॉर्टेंट है, सेल एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ चिल्ड्रन फॉर एनी पर्पस, किसी भी पर्पस के लिए बच्चे की खरीद फरोख्त, खरीद के बेच दिया जा रहा है, तो वो सेक्शन 81 में डिफाइन मिलेगा आपको, जिसमें 5 साल तक की सजा हो सकती है, 1 लाख रुपए का फाइन भी लगेगा। तो सेक्शन 85 देखो, ऑफेंसेस जो कि अगर किसी भी डिसेबल बच्चे के लिए, जो कि ऐसा बच्चा जो
जिसको बायोलॉजिकली थोड़ा सा हाथ पैर में या किसी बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम है, जिसे डिसेबल बच्चे कहते हैं, तो उनसे रिलेटेड कुछ ऑफेंस हो रहा हो तो वो सेक्शन 85 में आपको मिलेगा। अब 93 की ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, इट व्हेन इट अपीयर्स टू कमिटी और बोर्ड, सेक्शन 93, ट्रांसफर ऑफ चिल्ड्रन हु मेंटली इल और एडिक्टेड टू अल्कोहल और अदर ड्रग्स। तो जब भी किसी बोर्ड या कमेटी वाले मेंबर को इस चीज के बारे में पता चले, ये इंपॉर्टेंट लाइन थी। सेक्शन 94 इंपॉर्टेंट है, जो कि है प्रिजम्पशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एज। किस तरीके से एज को डिटरमाइन किया जाएगा, पता किया जाएगा कि हाँ ये बच्चा बड़ा है छोटा है, उस 18 साल की कैटेगरी में फॉल करता है कि नहीं करता। सेक्शन 99 इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट्स टू बी ट्रीटेड एज कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट्स को कॉन्फिडेंशियल ट्रीट किया जाएगा, माना जाएगा, जो कि बच्चे से रिलेटेड आएंगी, चाहे वो कमेटी की तरफ से आई हो चाहे वो बोर्ड की तरफ से। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अपील कहाँ है, सेक्शन 111 के अंदर है। तो कोई भी बच्चा जो कि एग्रीव्ड है, किसी ऑर्डर, कमेटी या बोर्ड ने ऑर्डर दे दिया है, तो 30 दिन के अंदर अंदर चाइल्ड कोर्ट के अंदर अपील कर सकता है। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट थी। अपील के बाद आ जाता है 102 में रिवीजन। हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो रिवीजन का कर सकता है। और उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस फंड कहाँ डिफाइन है, तो 105 में डिफाइन है। स्टेट गवर्नमेंट उस फंड को बनाती है। उसके बाद चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर एज स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट कहाँ है, तो इसको हर पुलिस स्टेशन में एक बंदा ऑफिसर होना चाहिए जो कि ASI रैंक से कम ना हो, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसका एप्टीट्यूड, अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन हो, बच्चे की हेल्प करने से रिलेटेड, उसका माइंड भी ऐसा हो, ना कि नॉर्मल बस ऐसे हाँ भाई डंडा मार के सुधार देंगे, नहीं, वो बच्चे को एक तरह से एक मासूम बच्चा समझे और उसको उसको फिर से सोसाइटी के अंदर लाने की कोशिश करे। तो ये इंपॉर्टेंट है सेक्शन 107 के अंदर, 107। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन थे जो हमने आज कवर किए, और मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट किसी एक्ट के साथ जो कि राजस्थान जुडिशरी के अंदर पूछा जा सकता है, जिसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन हम कवर करेंगे। तो आप अपनी प्रिपरेशन को जोरों शोरों पे लगा के रखो, बिल्कुल करते रहो, अच्छा एग्जाम जाएगा। और कोई कमेंट आप करके बता सकते हो अगर किसी इंपॉर्टेंट वीडियो बनानी है किसी एक्ट से रिलेटेड, जो कि आपको फुल्ली उसको समझाना हो, या कोई और ऐसा एक्ट बता दो जिसके इंपॉर्टेंट सेक्शन या लाइन मेरे को बताने हो, तो आप मेरे को बता सकते हो। तो आप इसमें प्लीज कमेंट और आप मुझे इस चीज को बताओ। तो मिलते